हेलो गाइस, इस वीडियो में हम कवर करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 151 से क्वेश्चन नंबर 160 तक। क्वेश्चन नंबर 151, फॉर सैंडी सॉइल्स द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टेबिलाईजेशन इज। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि यदि सैंडी सॉइल का स्टेबिलाईजेशन करेंगे तो इन चारों में से कौन सी मेथड मोस्ट कॉमन मेथड होगी, कौन सी मेथड ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम पहले समझेंगे स्टेबिलाईजेशन क्या होता है, उसके बाद हम इन चारों मेथड को डिस्कस करेंगे। ब्रीफली हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं स्टेबिलाईजेशन क्या होता है। स्टेबिलाईजेशन एक प्रोसेस होती है जिससे हम उस सॉइल की जो प्रॉपर्टीज होती है, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज होती है, उसको हम इम्प्रूव करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और उस सॉइल को स्टेबल बना देते हैं। उसकी जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज होगी, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, उसकी परमेबिलिटी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसकी शियर स्ट्रेंथ होगी, तो उनकी प्रॉपर्टीज को हम क्या कर देते हैं, इम्प्रूव कर देते हैं सॉइल की स्टेबिलाईजेशन की सहायता से, और उसको स्टेबल बना देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं सीमेंट स्टेबिलाईजेशन, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है सीमेंट स्टेबिलाईजेशन। इसका मतलब होता है कि जो सीमेंट होती है उसको हम मिक्स करते हैं सॉइल में। उसको किस तरीके से मिक्स किया जाता है, सॉइल को पहले क्या करते हैं, पल्वराइज्ड किया जाता है। सॉइल को हम पहले फैला देते हैं या उसको पल्वराइज्ड किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पल्वराइज्ड करने के बाद उसमें सीमेंट को, जो पोर्टलैंड सीमेंट होती है, उसको मिक्स कर दिया जाता है वाटर के साथ में, और उसको कॉम्पैक्ट कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसको कॉम्पैक्ट कर देते हैं जिससे कि हमारा वो स्ट्रॉन्ग मटेरियल बन जाता है, और उस सॉइल का यूज़ हम कहीं पर कर सकते हैं। कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उस सॉइल का यूज़ हम कर सकते हैं सीमेंट स्टेबिलाईजेशन करने के बाद। सेकेंड हम देखेंगे मैकेनिकल स्टेबिलाईजेशन। मैकेनिकल स्टेबिलाईजेशन में क्या किया जाता है, मैकेनिकल स्टेबिलाईजेशन में हम उसके ग्रेडेशन को चेंज कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी हमारी सॉइल है उसमें जो भी पार्टिकल्स की कमी है वो पार्टिकल्स हम उसमें मिला देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें जो भी साइज के पार्टिकल्स की कमी होगी उस पार्टिकल के साइज हम क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, मैकेनिकल स्टेबिलाईजेशन होगी। इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द सॉइल बाय चेंजिंग इट्स ग्रेडेशन। उसकी ग्रेड को हम चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करते हैं, 2 or more types of natural soils are mixed to obtain a composite materials which is superior to any its components। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें हम क्या करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के नेचुरल सॉइल्स उसमें हम मिक्स कर देते हैं, जिससे कि एक कंपोजिट मटेरियल बन जाता है, एक मिक्स मटेरियल बनेगा, और वो अच्छा होगा, सुपेरियर होगा किसी भी कंपोनेंट्स के ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए वो क्या होगा, सुपेरियर होगा। और इसका एक और नाम होता है मैकेनिकल स्टेबिलाईजेशन का, क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेनुलर स्टेबिलाईजेशन। अब नेक्स्ट हम थर्ड डिस्कस करते हैं। थर्ड जो ऑप्शन हमें दिया गया है, लाइम स्टेबिलाईजेशन। लाइम स्टेबिलाईजेशन का मतलब होता है इट इज़ डन बाय एडिंग लाइम टू द सॉइल। सॉइल में जब हम लाइम को ऐड करते हैं तो वो हमारा स्टेबिलाईजेशन क्या कहलाएगा, लाइम स्टेबिलाईजेशन कहलाता है। इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, लाइम स्टेबिलाईजेशन का जो क्लेई सॉइल होती है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, या जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है जिसमें स्वेलिंग और श्रिंकेज ज़्यादा होता है, ब्लैक कॉटन सॉइल में, उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, लाइम स्टेबिलाईजेशन का। और लास्ट हमारी है बिटुमिन स्टेबिलाईजेशन। जनरली बिटुमिन स्टेबिलाईजेशन में जो बाइंडर होता है, ठीक है फ्रेंड्स, जो बाइंडर होगा वो हम एस्फाल्ट का यूज़ करते हैं, और यदि इमल्सन का यूज़ करेंगे, यदि हम बिटुमिन इमल्सन का यूज़ करते हैं तो उसकी विस्कोसिटी कम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसकी विस्कोसिटी कम होगी तो उसको ज़्यादा समय लगेगा, ड्राई होने में क्या होगा, ज़्यादा समय लगता है यदि हमने इमल्सन का यूज़ किया। और इसका उपयोग कहाँ पर होता है बिटुमिन स्टेबिलाईजेशन का, जो सैंडी सॉइल होती है, सैंड होती है जिसमें सैंड का परसेंटेज ज़्यादा होगा, उस सॉइल में हम यूज़ करेंगे बिटुमिन स्टेबिलाईजेशन। यहाँ पर आप देख सकते हो द अमाउंट ऑफ बिटुमिन कितना होता है, 4 से 7%। और ये हम डिसाइड कैसे करेंगे, एक्चुअल अमाउंट कितना होगा 4 से 7% के बीच में, वो हम डिटरमाइन करते हैं ट्रायल बेसिस पे डिटरमाइन करेंगे। लैब में हम हीट एंड ट्रायल मेथड से क्या करेंगे, उसका परसेंटेज डिटरमाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 151 का आंसर क्या हो जाएगा। सैंडी सॉइल के लिए कौन सा आंसर होगा, बिटुमिन स्टेबिलाईजेशन किया जाता है सैंडी सॉइल के लिए। क्वेश्चन नंबर 151 का आंसर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बिटुमिनस कंस्ट्रक्शन इज प्रोपोर्शनिंग ऑफ मटेरियल्स डिटरमाइंग फ्रॉम लेबोरेटरी टेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 4 मेथड्स इसमें हैं, 4 तरीके से हम बिटुमिनस रोड का निर्माण करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 4 मेथड है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी मेथड का हम क्या करते हैं, कि लैब में हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कि कितना प्रोपोर्शनल होगा उन मटेरियल का, जो भी मटेरियल हमने उसके निर्माण के लिए हमने जो मटेरियल का उपयोग किया है, तो आपको बताना है कि कौन सी मेथड से हम
उसमें क्या करेंगे, लेब में हम उसका प्रोपोर्शन निकालेंगे। ठीक है, जिस तरीके से आपने देखा होगा सीसी रोड होता है, सीसी रोड में हम क्या करते हैं, हम उसका प्रोपोर्शन निकालते हैं कि सीमेंट हम कितनी यूज़ करेंगे, उसमें फाइन एग्रीगेट कितना यूज़ करेंगे और कोर्स एग्रीगेट कितना यूज़ करेंगे। और इसी प्रकार आपको बताना है कि बिटुमिनस रोड में भी हम कौन से रोड में हम उसका प्रोपोर्शन निकालेंगे। तो हम देख लेते हैं, चारों मेथड को समझ लेते हैं। ग्राउटेड मेकाडेम का मतलब क्या होता है, या तो ग्राउटेड बोलते हैं या पेनिट्रेशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है हम देख लेते हैं। द स्ट्रेंथ इज डेवलप्ड ड्यू टू मैकेनिकल इंटरलॉकिंग एंड बॉन्ड ड्यू टू सॉइल बाइंडर। ग्राउटेड या पेनिट्रेशन मेकाडेम का मतलब होता है कि यदि सॉइल का हमने बाइंडर के रूप में उपयोग किया है तो सॉइल क्या करेगी, जो एग्रीगेट होंगे या जो पार्टिकल्स होंगे उसको बाइंड करने का काम करेगी। सॉइल भी एक जो फाइन सॉइल होती है, ठीक है फ्रेंड्स, जो फाइन सॉइल होती है जैसे कि क्ले है, वो भी एक बाइंडर के रूप में कार्य करती है। लेकिन यदि उस पर ज़्यादा स्ट्रेस आती है, यदि हैवी मिक्स्ड ट्रैफिक है, ज़्यादा स्ट्रेस आती है तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है और हम क्या करते हैं, बिटुमिन का यूज़ करेंगे सॉइल की जगह पर बाइंडर के रूप में। बाइंडर के रूप में हम किसका यूज़ कर लेंगे, बिटुमिन का यूज़ करेंगे, किसकी जगह, सॉइल की जगह। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देख सकते हो आप, द बिटुमिन इज स्प्रेड ओवर द कॉम्पैक्टेड एग्रीगेट सरफेस। जो एग्रीगेट सरफेस है उसको पहले कॉम्पैक्ट करते हैं, उसके बाद बिटुमिन को क्या करते हैं, स्प्रेड किया जाता है, फैलाया जाता है उस सरफेस पे। तो बिटुमिन क्या होगा कि एग्रीगेट के बीच में जो भी वॉइड्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जो भी वॉइड्स है, जो पोरस है, उसके बीच में बिटुमिन का क्या हो जाता है, पेनिट्रेशन हो जाता है, या उसको ग्राउटेड भी कहा जाता है। उसको क्या कहेंगे, जब पेनिट्रेशन होगा बिटुमिन का, जो वॉइड्स है एग्रीगेट के बीच में, उस वॉइड्स में जब पेनिट्रेशन होगा तो वो मेथड हमारी क्या कहलाएगी, ग्राउटेड या पेनिट्रेशन मेकाडम रोड कहलाएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रीमिक्स कारपेट। प्रीमिक्स कारपेट का मतलब होता है इट इज़ यूजली रिकमेंडेड फॉर सरफेस कोर्स लेयर ओनली। इसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, जो सरफेस कोर्स होती है या जो अपर मोस्ट लेयर होगी, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं प्रीमिक्स कारपेट। कारपेट का मतलब ही वो होता है जो सबसे ऊपर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हो कारपेट जो बिटुमिन प्रीमिक्स कारपेट होता है उसका यूज़ हम कैसे करते हैं, बिटुमिनस कारपेट और प्रीमिक्स कारपेट इस प्रीमिक्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम 10 to 12 mm साइज चिपिंग। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें हम जो एग्रीगेट के चिप होते हैं जिसका साइज 10 से 12 mm होता है, उसको सैंड और बिटुमिन के साथ मिक्स कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बिटुमिनस और एस्फाल्ट कॉन्क्रीट। ये बेस्ट मेथड होती है, कैन बी यूज्ड फॉर हेवियर एंड मिक्स्ड ट्रैफिक। यदि ज़्यादा लोड आता है तो हम बिटुमिनस या एस्फाल्ट कंक्रीट का उपयोग करते हैं। इस मेथड में हम क्या करते हैं, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और उसको बिटुमिन के साथ में मिक्स किया जाता है। इसका मतलब उसमें हमने बिटुमिन बाइंडर के रूप में यूज़ किया है, उसके बाद हमने फाइन एग्रीगेट मिलाया है और कोर्स एग्रीगेट। तो ये एक प्रकार से हमारा कॉन्क्रीट बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या बन जाएगा, कॉन्क्रीट बन जाएगा। ये कौन सा कॉन्क्रीट होगा, बिटुमिनस कॉन्क्रीट होगा, क्योंकि इसमें बाइंडर के रूप में हमने क्या यूज़ किया है, बिटुमिन यूज़ किया है। और सीमेंट कॉन्क्रीट में हम सीमेंट का यूज़ करते हैं बाइंडर के रूप में, तो हमारा होता है सीमेंट कॉन्क्रीट। इसमें हम देख लेते हैं इसमें क्या होता है बिटुमिनस या एस्फाल्ट कॉन्क्रीट में। द प्रीमिक्स इज केयरफुली डिजाइंड एंड एग्रीगेट्स एंड बिटुमिन हीटेड सेपरेटली अप टू स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड मिक्सड टुगेदर टिल ऑल पार्टिकल्स आर कोटेड विद बिटुमिन। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या किया जाता है कि जो एग्रीगेट होता है और जो बिटुमिन होता है उसको अलग अलग गर्म किया जाता है। अलग अलग गर्म करने के बाद उसको मिक्स करेंगे, और मिक्स कब तक करेंगे, जब तक कि सारे पार्टिकल्स आपस में, जो बिटुमिन है वो सारे पार्टिकल के कॉन्टैक्ट में ना आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, जब तक हम उसको मिक्स करेंगे। और इसकी डिज़ाइन की जाती है लैब में। आप ये देख सकते हो, इसकी डिज़ाइन भी हम लैब में करेंगे कि कितना बिटुमिन मिलाना है और कितना फाइन एग्रीगेट होगा और कितना कोर्स एग्रीगेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी डिज़ाइन लैब में की जाती है, जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो आंसर उसका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें फोर्थ दिया गया है बिटुमिन मेकाडम। बिटुमिन मेकाडम में क्या होता है, द बाइंडर एंड एग्रीगेट आर मिक्स्ड प्रायर टू प्लेसमेंट एंड फिनिश्ड थिकनेस इज केप्ट 5 to 7.5 सेंटीमीटर। इसमें एग्रीगेट और सिर्फ बाइंडर, दो ही चीज़ मिलाई जाती है आपस में। पहले हम मिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। इस मेथड का नाम भी होता है प्री मिक्स मेथड। जो हमने मेथड पढ़ी है, 3 मेथड जो है, फर्स्ट को यदि छोड़ देते हैं तो बाकी जो 3 बची हुई है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों मेथड कौन सी है, प्री मिक्स मेथड। प्री मिक्स का मतलब होता है कि इसको हम पहले ही मिक्स कर लेते हैं, जो बाइंडर होता है उसको पहले मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद उसको सरफेस पे अप्लाई किया जाता है। तो हमारी फोर्थ मेथड है। तो हम देख लेते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152 का आंसर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारा होगा सी इज करेक्ट आंसर, बिटुमिनस आर एस्फाल्ट कॉन्क्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 153। अ रोड केम्बर इज गिवन इन फिगर। आपको एक केम्बर दिया गया है, पैराबोलिक है, यहाँ पर ये पैराबोलिक केम्बर है
और ये स्ट्रेट है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ये दिया गया है, आपको पूछा गया है फॉर डिजाइनिंग दिस केम्बर द इक्वेशन टू बी यूज्ड। आपको यदि डिजाइन करना है तो कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हम समझ लेते हैं केम्बर को। केम्बर का यूज क्यों किया जाता है कि यदि बारिश का पानी होता है या किसी भी प्रकार से यदि पानी आता है रोड में तो उसका ड्रेनेज हो सके प्रॉपरली, वो ड्रेनेज हो सके, सरफेस पे पानी ज़्यादा समय तक रहे ना, इसलिए हम केम्बर का यूज़ करते हैं। केम्बर 3 प्रकार का होता है, उसका जो शेप होगा 3 प्रकार का होगा केम्बर का। एक होता है पैराबोलिक होता है, एक स्ट्रेट होता है और एक इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है ये कंपोजिट केम्बर है। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट हमारा पैराबोलिक होता है, एक स्ट्रेट केम्बर होता है और थर्ड होता है कंपोजिशन या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मतलब उसमें स्ट्रेट भी होगा और पैराबोलिक भी होगा। तो जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है ये स्ट्रेट है और यहाँ से पैराबोलिक है, तो ये क्या होगा, हमारा कंपोजिट केम्बर होगा। अब इसकी हमें इक्वेशन पता होती है। इक्वेशन क्या होती है इस केम्बर के लिए? इस केम्बर के लिए इक्वेशन आप देख सकते हो y = 2x² डिवाइडेड बाई NW, जहाँ x क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एज ऑफ द पॉइंट वेयर केम्बर इज कैलकुलेटेड। यदि हमें केम्बर कैलकुलेट सेंटर में करना है, ठीक है, तो हम सेंटर में कर लेंगे, x हमारा सेंटर में हो जाएगा। W क्या है, विड्थ ऑफ द पेमेंट, ये W आप देख सकते हो विड्थ ऑफ द पेमेंट हो जाएगी। N है क्रॉस स्लोप 1/n। तो हम क्वेश्चन में देख लेते क्या क्या दिया हुआ हमें। विड्थ कितनी है रोड की 2 प्लस विड्थ कितनी हो जाएगी 2 + 3.5 + 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना हो जाएगा ये टोटल, हम देख लेते हैं हमारा कितना होगा। यहाँ पर टोटल हो जाएगा 2 + 3.5 + 2, ये हमारी विड्थ हो जाएगी रोड की। और n की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है, n आपको दिया गया है 1/n, n कितना है 60 है, तो 60 हम रख देंगे यहाँ पर, वैल्यू रखेंगे जब इनकी और कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा x² डिवाइडेड बाई 225, 225। क्वेश्चन नंबर 153 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 154, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएट विथ लिमिटिंग ग्रेडियंट ऑन हाईवेज। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि लिमिटिंग ग्रेडियंट किससे करेक्ट होगा। ठीक है, आपको चारों ऑप्शन में बताना है कि लिमिटिंग ग्रेडियंट का आंसर कौन सा होगा। रिक्वायरमेंट ऑफ मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, ऑप्शन बी है रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम ट्रैक्टिव एफर्ट ऑन द होल ग्रेडियंट, ऑप्शन सी एफिशिएंट ड्रेनेज कंडीशन और ऑप्शन डी है अलाइनमेंट डिजाइन इन जनरल। तो हम देखते हैं ग्रेडियंट क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम कंप्लीट इस टॉपिक को पढ़ लेंगे। ग्रेडियंट को क्या होता है, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है इट इज द रेट ऑफ राइज और फॉल ऑफ रोड लेवल अलोंग इट्स लेंथ। लेंथ में जो राइज और फॉल आते हैं उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेडियंट कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेडियंट कहेंगे। ग्रेडियंट 4 प्रकार के होते हैं। पहला यहाँ पर है मैक्सिमम ग्रेडियंट या लिमिटिंग ग्रेडियंट, मतलब एक लिमिट उसकी डिसाइड कर देते कि इससे ज़्यादा ग्रेडियंट नहीं होगा, उसको हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम ग्रेडियंट या लिमिटिंग ग्रेडियंट। आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हो, इट इज मैक्सिमम और स्टीपेस्ट और लिमिटिंग ग्रेडियंट which is allowed to provided in a road and which must never be exceeded in any part of the road as steeper gradient are very inconvenient to the traffic। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो ट्रैफिक होता है उसके लिए अच्छा भी नहीं होता है जो मैक्सिमम ग्रेडियंट होता है, और इसको हम जनरली क्या करते हैं, शॉर्टर डिस्टेंस के लिए प्रोवाइड करते हैं, या जो स्लो मूविंग व्हीकल है उनको प्रॉब्लम होती है। स्पेशली किसको दिक्कत आएगी, जो स्लो मूविंग व्हीकल है, और यदि हमने जो ग्रेडियंट हमने प्रोवाइड किया है वो मैक्सिमम ग्रेडियंट या स्टीपर ग्रेडियंट प्रोवाइड कर दिया, तो जो स्लो मूविंग व्हीकल होंगे उनको प्रॉब्लम आएगी, उस व्हीकल को इस ग्रेडियंट पे प्रॉब्लम आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड हम देख लेते हैं रूलिंग और डिजाइन ग्रेडियंट। रूलिंग और डिजाइन का मतलब हो जाएगा दिस इज डिजायरेबल अपर लिमिट, ये एक डिजायरेबल लिमिट होती है, सेफ लिमिट होगी, परमिसिबल लिमिट होगी, उसको हम कहेंगे रूलिंग या डिजाइन ग्रेडियंट, जिसके लिए हम डिजाइन करते हैं रोड को। थर्ड हमारा मिनिमम ग्रेडियंट है, जिसको हम क्यों डिजाइन करते हैं, क्योंकि जो ड्रेन है, पानी है, यदि उस रोड सरफेस पे यदि वाटर आ जाता है तो उसको ड्रेन करने के लिए हम डिज़ाइन करेंगे, वो हमारा हो जाएगा मिनिमम ग्रेडियंट, कि हमको मिनिमम तो ग्रेडियंट इतना प्रोवाइड करना पड़ेगा जिससे कि उस सरफेस से वाटर ड्रेन हो जाए। और लास्ट हमारा है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। इसका मतलब होता है कि यदि कुछ कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पर हमें मैक्सिमम से भी ज़्यादा ग्रेडियंट प्रोवाइड करना पड़ता है, तो वो हमारे केस क्या हो जाएंगे, एक्सेप्शनल केस होते हैं। तो वहाँ पर जो हम ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं वो हमारे कहलाएंगे एक्सेप्शनल ग्रेडियंट कहलाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हेयर पिन बेंड्स जो होते हैं वहाँ पर हम जो प्रोवाइड करते हैं वो कौन सा ग्रेडियंट होता है, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट होता है। हमारा आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 154। आपको पूछा गया है लिमिटिंग ग्रेडियंट या मैक्सिमम ग्रेडियंट, तो इसमें ऑप्शन जो ए होगा रिक्वायरमेंट ऑफ मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड
ट्रैक्टिव एफर्ट का मतलब होता है कि जो व्हीकल है उसको कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि उसको मैक्सिमम एफर्ट लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, जो हमारा ग्रेडियंट क्या होगा, वो हमने ज़्यादा ग्रेडियंट प्रोवाइड किया है, इसलिए उसको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ रहा है उस ग्रेडियंट के ऊपर चढ़ने में। ठीक है फ्रेंड्स, उस पहाड़ को चढ़ने में उस व्हीकल को ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, हमारा लिमिटिंग ग्रेडियंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 का आंसर क्या होगा, आंसर ए हमारा करेक्ट होगा। और ऑप्शन सी देख लेते हैं, एफिशिएंट ड्रेनेज कंडीशन, ये होगा मिनिमम ग्रेडियंट। ठीक है फ्रेंड्स, जो मिनिमम ग्रेडियंट होता है वो हम ड्रेनेज कंडीशन के लिए प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 155। While aligning a hill road with a ruling gradient of 1/20, a horizontal curve of radius 80 meter is encountered. The compensate gradient on curve will be, आपको compensate gradient फाइंड करना है कर्व में। आपको दिया गया है यहाँ पर रूलिंग ग्रेडियंट 1/20 और हॉरिजेंटल कर्व की रेडियस है 80 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देख लेते हैं, हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं ग्रेड कंपनसेशन के। एक होता है अकॉर्डिंग IS 30 + R डिवाइडेड बाय R, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, परसेंटेज में आएगी। सेकंड हमारा है मैक्सिमम कंपनसेशन 75/R, और इसकी भी वैल्यू हमें परसेंटेज में मिलेगी। और दोनों से हम जब कैलकुलेट करेंगे, हमें R का वैल्यू हमें कितना दिया गया है, 80। ठीक है, क्वेश्चन में 80 मीटर दिया गया है रेडियस ऑफ कर्व। जब हम R की वैल्यू रखेंगे दोनों फॉर्मूले में और जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 1.375%, और सेकेंड से आएगा 0.9375%। और दोनों से जो मिनिमम वैल्यू होती है, जो लेजर वैल्यू होगी, वो हम कंसिडर करते हैं। दोनों फॉर्मूले से जिसका मान कम आएगा उसको हम लेंगे, तो इस वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे किसके लिए, कंपनसेट करने के लिए ग्रेडियंट को। गिवन रूलिंग ग्रेडियंट, हमें क्वेश्चन में रूलिंग ग्रेडियंट दिया गया 1/20। 1/20 का मतलब कितना परसेंट हो जाएगा, वो 5% हो जाएगा, और हमने फाइंड किया वो कितना है, 0.9375% है। तो हमारा ग्रेड कंपनसेशन कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, रूलिंग ग्रेडियंट हमें दिया गया है, रूलिंग ग्रेडियंट माइनस जो हमने निकाला है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा ग्रेड कंपनसेशन। कितना हो गया, 4.06 होगा। ये अप्रोक्सीमेट कितना ले लेंगे, 4%, और 4% को यदि हम कन्वर्ट करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/25। क्वेश्चन नंबर 155 का आंसर क्या होगा, आंसर सी करेक्ट होगा, 1/25। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156। While designing the super elevation of a highway, its maximum value is fixed considering the need to। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन ए दिया गया है, अवॉइड टॉपलिंग ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल्स इन मिक्स्ड ट्रैफिक स्लो फ्लो। ऑप्शन बी है अवॉइड ट्रांसफर स्किडिंग। ऑप्शन सी है प्रोवाइड ड्रेनेज, और ऑप्शन डी दिया गया है काउंटरैक्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू 75% ऑफ डिजाइन स्पीड। तो हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन कैसे की जाती है, सुपर एलिवेशन इज डिजाइन फॉर द पर्टिकुलर व्हीकल कॉल्ड डिजाइन व्हीकल्स। जिस भी व्हीकल के लिए हम डिजाइन करते हैं सुपर एलिवेशन, वो व्हीकल कहलाएगा, डिजाइन व्हीकल कहलाएगा, जिसका कि एक सम स्टैंडर्ड वेट होता है। ठीक है, उसका एक स्टैंडर्ड वेट होगा और उसकी स्टैंडर्ड डायमेंशन भी होती है। बट इन द एक्चुअल केस द रोड हैज मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन, डिफरेंट व्हीकल्स रिक्वायर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सुपर एलिवेशन। मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, हम जो डिजाइन करेंगे वो एक स्पेसिफिक व्हीकल के लिए करते हैं कि उस व्हीकल का वेट इतना होगा, उसकी डायमेंशन इतनी होगी और उसकी स्पीड इतनी होगी, तो हम उसके लिए डिज़ाइन एक पर्टिकुलर व्हीकल के लिए करेंगे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, फील्ड में अलग अलग व्हीकल होते हैं, अलग अलग व्हीकल के वेट होंगे, अलग अलग उनकी डायमेंशन होगी और डिफरेंट उनकी स्पीड भी होती है। तो होता है क्या उस केस में, डिज़ाइन ऑफ सुपर एलिवेशन की हम एक लिमिट डिज़ाइन कर देते हैं कि मैक्सिमम लिमिट उसकी क्रॉस ना हो। नहीं तो क्या होंगे कि जो स्लो मूविंग व्हीकल होते हैं, यदि हमने सुपर एलिवेशन ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया है तो क्या होता है कि जो स्लो मूविंग व्हीकल है, यहाँ आप समझ सकते हो सुपर एलिवेशन जैसे कर्व है, इस कर्व में आपने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया इस प्रकार से। ठीक है फ्रेंड्स, ये सुपर एलिवेशन आपने प्रोवाइड किया है, तो जो स्लो मूविंग व्हीकल है उनका क्या होगा, उनको डर लगेगा कि उनकी टॉपलिंग ना हो जाए, मतलब अंदर की तरफ वो गिर ना जाए। ठीक है फ्रेंड, उनको क्या लगेगा कि अंदर की तरफ वो ना गिर जाए। तो हमें क्या करते हैं, उसकी एक मैक्सिमम लिमिट भी हम वो कर देते हैं कि मैक्सिमम लिमिट, इससे ज़्यादा लिमिट हम उसकी डिज़ाइन ना करें सुपर एलिवेशन की। आप एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पर, हेवली लोडेड ट्रक्स रिक्वायर द स्मॉल वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन
अदरवाइज टॉपलिंग में अकर। इसका मतलब ये है कि जो ज़्यादा लोडेड ट्रक है, जिसका ज़्यादा लोड होता है और जिसकी स्पीड कम होती है, उनको ये डर रहता है कि यदि हम कम सुपर एलिवेशन ज़्यादा प्रोवाइड है तो अंदर की तरफ उनको टर्न होने का डर लगता है कि जो उनका ट्रक है वो अंदर की साइड, इनर साइड जो सुपर एलिवेशन है उनकी इनर साइड उनकी टॉपलिंग ना हो पाए। ठीक है फ्रेंड्स। और जो फास्ट मूविंग व्हीकल्स हैं मे बी प्रोवाइडेड विथ हाई सुपर एलिवेशन, और जो फास्ट मूविंग व्हीकल होता है उनके लिए सुपर एलिवेशन ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है उनको स्किडिंग का डर रहता है कि उनका व्हीकल जो है बाहर की तरफ स्किड ना होने लगे, फिसलने ना लगे। यदि आपने देखा होगा टर्न में ज़्यादा स्पीड से कोई व्हीकल जाता है, ठीक है, और सुपर एलिवेशन कम है वहाँ पर, तो वो क्या होगा, स्लिप होने लगेगा, उसकी स्किडिंग होने लगेगी बाहर की तरफ यदि स्पीड ज़्यादा है तो। वाइल स्लो मूविंग वंस रिक्वायर्ड स्मॉल सुपर एलिवेशन, जो स्लो मूविंग व्हीकल होंगे उनको क्या लगेगा, जो स्मॉल होगा सुपर एलिवेशन स्लो मूविंग व्हीकल के लिए। अब क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच डिजाइनिंग द सुपर एलिवेशन ऑफ हाईवे इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज फिक्स्ड। उसकी मैक्सिमम वैल्यू हम फिक्स्ड क्यों कर देते हैं, क्योंकि टॉपलिंग ना हो पाए स्लो मूविंग व्हीकल की, इसलिए उसकी मैक्सिमम वैल्यू हम फिक्स कर देते हैं। तो ऑप्शन 156 का हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हमारा करेक्ट होगा। अवॉइड टॉपलिंग ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल्स इन मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन। ठीक है फ्रेंड्स। अवॉइड ट्रांसफर स्किडिंग ये किसके लिए होता है, ये होता है जो फास्ट मूविंग व्हीकल है, जो फास्ट मूविंग व्हीकल है उसके लिए हम क्या करते हैं, सुपर एलिवेशन ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। यदि कम प्रोवाइड करेंगे तो उनके ट्रांसफर डायरेक्शन में स्किडिंग हो सकती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 157। इन अ ग्रुप इंडेक्स मेथड ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन, यदि फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिज़ाइन करते हैं तो आपको पूछा गया है इसमें ग्रुप इंडेक्स मेथड होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिसाइडेड द थिकनेस ऑफ बेस एंड सरफेस कोर्स। यदि आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन करना है तो उसमें बेस और सरफेस कोर्स जो है उसकी थिकनेस डिसाइड करना है, तो कौन सा फैक्टर, ठीक है, कौन सा फैक्टर फॉलोइंग फैक्टर्स जो अफेक्ट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें बताना कौन सा फैक्टर होगा जिसको हम कंसिडर करते हैं। तो हम देख लेते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट यदि डिज़ाइन करते हैं उसकी कौन कौन सी लेयर होती है। जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी वो सबग्रेड होती है, उसके ऊपर जो लेयर होगी वो सब बेस कोर्स होती है, बेस कोर्स, और ऊपर वाली जो होगी वो सरफेस कोर्स कहलाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको पूछा गया है फर्स्ट और सेकंड, ऊपर से टॉप सरफेस और सेकंड नंबर वाली सरफेस, उसकी यदि थिकनेस आपको निकालना है तो कौन से फैक्टर को आप कंसिडर करोगे। तो हम देख लेते हैं ग्रुप इंडेक्स मेथड क्या होती है और किस तरीके से हम थिकनेस निकालते हैं रोड की। यहाँ पर स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं ग्रुप इंडेक्स की। ये फॉर्मूला दिया गया है। तो यदि हमें थिकनेस निकालना है बेस और सरफेस कोर्स की फ्लेक्सिबल पेमेंट में, तो हम क्या करते हैं, उसकी स्टेप 1 में हम ग्रुप इंडेक्स निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। स्टेप 2 में क्या करते हैं, हम ट्रैफिक को एस्टिमेट कर लेते हैं और उसको क्लासीफाई करते हैं कि ट्रैफिक किस प्रकार का है, वो लाइट ट्रैफिक है, मीडियम है या हेवी ट्रैफिक है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या किया, ट्रैफिक को क्लासीफाई कर लिया। लाइट ट्रैफिक का मतलब होगा कि लेस देन 50 कमर्शियल व्हीकल है, एक दिन में उस रोड पे व्हीकल कितने आ रहे हैं, 50 से कम व्हीकल है। ठीक है फ्रेंड्स, 40 से 300 व्हीकल है, ठीक है फ्रेंड्स, या 50 से 300 व्हीकल है तो उसको मीडियम ट्रैफिक हम कहेंगे। और हेवी ट्रैफिक का मतलब होता है कि किसी रोड पर 300 व्हीकल से पर डे, ठीक है, 300 व्हीकल्स पर डे से यदि ज़्यादा व्हीकल आते हैं तो वो हमारा ट्रैफिक क्या कहलाएगा, हेवी ट्रैफिक कहलाएगा। जब हम ट्रैफिक को एस्टिमेट करके क्लासीफाई कर लेते हैं तो हमारी स्टेप 3 होती है एप्रिशिएट कर्व इज चूजन एंड द टोटल थिकनेस ऑफ पेमेंट इज कैलकुलेट। तो हम क्या करते हैं, इस ट्रैफिक को एस्टिमेट किया है, जो हमने ग्रुप इंडेक्स निकाली है, इन दोनों के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उस चार्ट की सहायता से, आप देख सकते हो इस चार्ट में, इस चार्ट की सहायता से हम क्या करते हैं, थिकनेस निकाल लेते हैं। ये थोड़ा ब्लर है चार्ट, इसमें आपको देखना होगा, ये थिकनेस है और यहाँ पर ग्रुप इंडेक्स दी गई है। ये जो कर्व दिया गया है ये अलग अलग लेयर के लिए कर्व है और अलग अलग ट्रैफिक के लिए दिया गया है। आप ये देख सकते हो, ये वाला जो कर्व है ये हेवी ट्रैफिक के लिए दिया गया है, ये बेस ओनली दिया गया है, ये लाइट ट्रैफिक है उसके लिए दिया गया है। इसका मतलब जो ग्राफ है उसका यदि हम थिकनेस निकालते हैं तो ग्राफ में हम क्या देखेंगे, मेनली जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक की हम कंडीशन देखते हैं कि ट्रैफिक कैसा है, ट्रैफिक हेवी ट्रैफिक है, लाइट ट्रैफिक है या मीडियम ट्रैफिक है। तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि आप फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिजाइन करते हैं ग्रुप इंडेक्स की मेथड से, तो बेस कोर्स और सरफेस कोर्स की यदि आपको थिकनेस निकालना है तो आप किसको कंसिडर करोगे, आप कंसिडर करोगे जो कमर्शियल व्हीकल है
उसको आप कंसिडर करते हो। जो ग्राफ में हमने देखा, जो ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, थिकनेस वर्सेस ग्रुप इंडेक्स, और उसमें जो ग्राफ है वो हम क्लासीफाई करते हैं ट्रैफिक को, और उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ को डिसाइड करते हैं कि कौन सा ग्राफ हम सिलेक्ट करेंगे। तो इसका आप क्वेश्चन नंबर 157 का आंसर क्या हो जाएगा, डेली वॉल्यूम ऑफ कमर्शियल व्हीकल। ठीक है फ्रेंड्स, हमने देखा था डेली वॉल्यूम उसका देखा था कि एक दिन में कितने व्हीकल आते हैं, 50 से कम व्हीकल आएंगे तो हमारा लाइट ट्रैफिक हो जाएगा। इसी प्रकार से मीडियम और हेवी ट्रैफिक भी हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 157 का आंसर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 158। इन अ बिटुमिनस पेवमेंट एलिगेटर क्रैकिंग इज मेनली ड्यू टू। आपको पूछा गया है कि जो बिटुमिनस पेवमेंट होता है उसमें जो एलिगेटर क्रैक होते हैं, ठीक है, एलिगेटर क्रैकिंग होती है वो किस कारण से होती है वो आपको बताना है। तो हम देख लेंगे कि बिटुमिनस में जितने भी क्रैक्स होते हैं या बिटुमिनस का फेलियर होता है, बिटुमिनस में कितने प्रकार से बिटुमिनस पेवमेंट फेल हो सकता है, वो हम सारे फेलियर इसमें डिस्कस कर लेते हैं। पहला फेलियर होता है जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट भी हम कहते हैं बिटुमिनस पेवमेंट को। पहला फेलियर होता है वो मैप या एलिगेटर क्रैकिंग, उसको हम क्या कहेंगे, मैप या एलिगेटर क्रैकिंग कहते हैं। मैप क्यों कहते हैं, आप इसमें देख सकते हो जो उसमें क्रैकिंग आ रहे हैं वो एक मैप की तरह दिखाई दे रहा है, जो हमारा मैप होता है उसकी तरह क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, मैप आर एलिगेटर क्रैकिंग। और ये किसके कारण होते हैं, अकर्स ड्यू टू फटीग, फटीग के कारण, यदि मतलब रिपीटेड लोड उस पर हो रहा है, लोड बार बार वहाँ पर आ रहा है, तो उसके कारण क्या हो जाता है, उसमें फटीग आ जाती है, और उसके कारण कौन से क्रैक्स आते हैं, मैप आर एलिगेटर क्रैक्स आते हैं। सेकंड हमारा जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट है उसमें जो फेलियर होता है वो होता है कंसोलिडेशन ऑफ पेवमेंट लेयर्स। जो पेवमेंट्स लेयर है उसका कंसोलिडेशन होता है, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, फेलियर कहलाएगा बिटुमिनस पेवमेंट या फ्लेक्सिबल पेवमेंट का। रिपीटेड लोड्स ऑन सेम लोकेशन ऑफ द रोड कॉसेस कंसोलिडेशन डिफॉर्मेशन कॉसिंग डिप्रेशन, और उसको हम कहेंगे रट्स कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना, रट्स का मतलब क्या होता है, जो डिप्रेशन आ सकते हैं। आप इसमें देख सकते हो, यहाँ पर एक आपने देखा होगा कि ये जो सेंटर में है जो बिटुमिनस रोड होता है, यदि वन लेन है तो सेंटर में तो अच्छा होता है, लेकिन दोनों साइड पे क्या होता है कि उसमें डिप्रेशन आ जाते हैं, इसे रट्स बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ भी रिपीटेशन लोड होता है, लोड का रिपीटेशन होता है, बार बार लोड यहाँ पर रिपीट होगा, और इससे इस प्रकार से इसमें डिप्रेशन आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं रट्स कहते हैं। और हमारा वो क्या कहलाएगा, कंसोलिडेशन ऑफ पेवमेंट लेयर का फेलियर कहलाएगा। थर्ड हम देख लेते हैं शेयर फेलियर क्या होता है। शेयर फेलियर का मतलब होता है कि वीकनेस ऑफ पेमेंट मिक्सचर, यदि हमने जो पेमेंट का मिक्सचर किया है वो वीकर है तो उसके कारण क्या होता है, फेलियर आ जाता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो फेलियर आया है ये किसका एग्जाम्पल है, शेयर फेलियर का है। नेक्स्ट हम फेलियर देख लेते हैं, कौन सा फेलियर आता है फ्लेक्सिबल पेमेंट में, फ्रोस्ट हेविंग होती है। फ्रोस्ट हेविंग का मतलब होता है कि यदि जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट है उसमें वॉइड्स है, वॉइड्स के अंदर यदि पानी जम जाता है, ठीक है, पानी उसके अंदर चला गया और बर्फ यदि बन जाता है, टेम्परेचर कम होने के कारण ये वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, रोड वहाँ से थोड़ा सा फूल जाएगा, जो वो फ्लेक्सिबल पेवमेंट वो क्या होगा, फूल जाएगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, फ्रोस्ट हेविंग कहलाती है। फिफ्थ हम देख लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग्स। आप इसमें देख सकते हो फिगर में लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग दी गई है। ये कब होता है, लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग कब आ जाती है, ड्यू टू डिफरेंशियल वॉल्यूम चेंज और अदर रीजन सच एज फ्रोस्ट एक्शन सेटलमेंट ऑफ एम्बैकमेंट। यदि एम्बैकमेंट जो बनाया है, ठीक है, उसके जो किनारे बनाए गए हैं, यदि उसका कोई सेटलमेंट हो रहा है या उसका सेटलमेंट होने से, या फिर यदि वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है, डिफरेंस इन वॉल्यूम चेंज होने के कारण उसमें लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स आते हैं। सिक्स हमारा है लेक ऑफ कोहेजन इन डिफरेंट लेयर्स, मतलब जो अलग अलग लेयर्स बनी हुई है, 4 लेयर हमने डिस्कस की थी फ्लेक्सिबल पेवमेंट में, तो अलग अलग लेयर्स में यदि कोहेजन, उनके बीच में कोहेजन यदि अच्छा नहीं है, कोहेजन की कमी है, लेक ऑफ कोहेजन है, तो उसमें लेक ऑफ कोहेजन इन डिफरेंट लेयर्स, ये भी एक प्रकार का फेलियर होता है। और लास्ट हम देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ वेव्स आर कोरुगेशन। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कोरुगेशन या वेव्स क्या होती है, तो ये आप देख सकते हो एग्जाम्पल से, आपको इसमें फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा, द सिक्वेंस ऑफ सच डिप्रेशन एंड हेविंग अप, ठीक है प्रकार, ठीक है दोस्तों, इसमें हेविंग अप और डाउन इस तरीके से जो आ जाती है, वेव्स आ जाती है, वो हमारा क्या कहलाएगा, कोरुगेशन या फॉर्मेशन ऑफ वेव्स कहलाती है। क्वेश्चन हमारा आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 150 में पूछा गया है, बिटुमिनस पेवमेंट है उसमें एलिगेटर क्रैकिंग क्यों आती है, एलिगेटर या उसको हम क्या कहेंगे, मैप क्रैकिंग, और वो क्यों आती है, क्योंकि उसमें फटीग हो जाती है और रिपीटेड स्ट्रेस आती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 158 का आंसर
डी करेक्ट होगा, फटीग अराइजिंग फ्रॉम रिपीटेड स्ट्रेस एप्लीकेशंस। क्वेश्चन नंबर 158 का आंसर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ प्राइम कोट इज। आपको पूछा गया है कि जो प्राइम कोट होता है उसका मेन फंक्शन क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम देख लेते हैं। 3 प्रकार की कोटिंग होती है, एक प्राइम कोट होती है, एक टेक कोट होती है और एक सील कोट होती है। तीनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। प्राइम कोट क्या होगा, इट इज रिकमेंडेड व्हेन द फर्स्ट कोट ऑफ बिटुमिनस सरफेस इज डन ऑन एग्जिस्टिंग परवियस टेक्सचर बेस सच एस WBM रोड, मतलब वाटर बाउंड मैकाडम रोड है, यदि उसके ऊपर आपको बिटुमिनस सरफेस बनाना है तो वो किसका यूज करेंगे, हम प्राइम कोट का यूज करते हैं। सेकेंड हमारा है टेक कोट, इट इज यूजली रिकमेंडेड व्हेन बिटुमिनस सरफेस इज डन ओवर एन एग्जिस्टिंग सीमेंट कॉन्क्रीट टॉप आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्लैक टॉप सरफेस। यदि कोई ब्लैक टॉप सरफेस है या सीमेंट कॉन्क्रीट रोड है, उसके ऊपर यदि आपको बिटुमिनस सरफेस बनाना है तो आप किसका यूज करोगे, टेक कोट का यूज करोगे। लास्ट हमारा है सील कोट, इट इज यूजली रिकमेंडेड एज फाइनल कोट ओवर सर्टेन परवियस बिटुमिनस पेमेंट। यदि कोई बिटुमिनस पेमेंट है और उसके ऊपर हमें फाइनल कोट करना है, ठीक है फ्रेंड्स, तो हम किसका यूज करते हैं, सील कोट का यूज करते हैं। और फाइनल कोटिंग क्यों की जाती है, क्योंकि उसको वाटरप्रूफ बनाने के लिए, जो सरफेस है उसको सील करने के लिए, जिससे कि वो वाटरप्रूफ बन सके और उसकी लाइफ बढ़ सके, इसलिए हम सील कोट का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको पूछा गया प्राइम कोट का फंक्शन क्या होगा, तो फ्रेंड्स प्राइम कोट का फंक्शन हम देख लेते हैं। फंक्शन क्या होगा, इसमें ए दिया गया है, प्रोवाइड बॉन्ड बिटवीन ओल्ड एंड न्यू सरफेस, तो ये नहीं होगा प्राइम कोट का फंक्शन। इंप्रूविंग राइडिंग क्वालिटी, ये भी नहीं होगा। और सही सी देख लेते हैं, प्रोवाइड बॉन्ड बिटवीन द एग्जिस्टिंग बेस एंड सरफेसिंग ऑफ न्यू कंस्ट्रक्शन। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। यदि जो एग्जिस्टिंग बेस है और उसके ऊपर न्यू सरफेस हमें कंस्ट्रक्ट करना है तो हम क्या करते हैं, प्राइम कोट का उसमें यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 159 का आंसर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, द डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व लेंथ ऑफ हाईवे शुड टेक इनटू अकाउंट। यदि आपको ट्रांजिशन कर्व की लेंथ आपको डिजाइन करना है किसी भी हॉरिजॉन्टल कर्व में, तो आप कौन कौन से फैक्टर्स लोगे, उसमें कंसिडर करोगे। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 3 फैक्टर्स नेमली अलाउेबल वैल्यूज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन एंड सुपर एलिवेशन एंड मिनिमम लेंथ ऑफ फॉर्मूला गिवन बाय IRC। इसमें 3 चीज़ें दी गई है, तो हम तीनों चीज़ें कंसीडर करेंगे, या ऑप्शन बी, सी और डी। हम देख लेते हैं इसको क्या होती है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होती है, ये 3 फॉर्मूले होते हैं और तीनों में से जो मैक्सिमम आएगी, ठीक है, तीनों फॉर्मूले से जिसकी वैल्यू ज़्यादा आती है वो हम लेते हैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व मैक्सिमम ऑफ 3। और 3 फॉर्मूले कौन कौन से हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, ऑप्शन बी दिया गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन, और थर्ड फॉर्मूला होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन बाय IRC के द्वारा भी फॉर्मूला दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तीनों फॉर्मूले हैं। सिंपल यहाँ पर मैंने सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर फॉर्मूले लिखे हैं और उनकी मीनिंग्स भी यहाँ पर लिखी गई है, तो आप फॉर्मूले नोट कर लेना। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला पूछ लेते हैं कि ट्रांजिशन कर्व है उसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये सारे फॉर्मूले भी याद होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जब हम डिजाइन करते हैं ट्रांजिशन कर्व को तो तीनों फैक्टर हम कंसिडर करते हैं। तीनों फैक्टर इसमें कौन कौन से होंगे, अलाउेबल वैल्यूज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सुपर एलिवेशन एंड मिनिमम लेंथ फॉर्मूला गिवन बाय IRC। हम तीनों फैक्टर क्या करेंगे, तीनों उसमें कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 का आंसर क्या होगा, आंसर ए हमारा करेक्ट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।